कल जो हमने पढ़ा था, ए सुनो, प्रस्तावना हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रस्तावना, और प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और ये भी पूछता है बार बार कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने लाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। और उद्देशिका प्रस्ताव कब लाया था, तो ये आया था कब, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था, 1947 को। तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी बोला जाता है। और उद्देशिका प्रस्ताव जो लाया था वो किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। और ये कब लाए थे, 13 दिसंबर 1946 को। ये बार बार क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है ना, हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछे जाता है। उद्देशिका का मतलब ही समझते हो कि भाई उद्देश्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, वही चीज़ें उद्देशिका इसको लाया गया है, ठीक है। तो कल मैंने बता दिया था कि आप लोगों को कि प्रस्तावना को कितने भागों में मैंने बांटा था, प्रस्तावना को 4 भागों में। पहला कि शक्ति का स्रोत, क्या, शक्ति का स्रोत। तो शक्ति का स्रोत आप लोगों को बता दिया था क्या होता है शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत मतलब भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई चीज है तो वो क्या है, संविधान है। क्यों, संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है, तो भारत की जनता है, ये है, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग का जो ये प्रस्तावना का जो भाग होता है, दूसरा भाग होता है, ये होता है कि देश की प्रकृति, मतलब देश की प्रकृति। प्रकृति का मतलब समझते हो ना कि हमारा देश कैसा होगा। तो मैंने बताया था देश हमारा कैसा होगा, तो देश हमारा संप्रभुत्व संपन्न होगा। फिर उसके बाद कैसा होगा, समाजवाद होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। फिर उसके बाद कैसा होगा, लोकतंत्र होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, गणतंत्र होगा। और सबका मीनिंग मैंने अच्छे से क्या कर दिया था, बता दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को जो इसका अगला जो भाग है ना, वो है हम लोग का उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हम लोग को पढ़ना है कि भारत का जो संविधान है ना, ये प्रस्तावना में उद्देश्य के किस किस के लिए उद्देश्य। और दूसरा भाग जो हम लोग का अपनाया कब गया था, ठीक है ना, एडॉप्शन बताएगा। तो ये 4 भाग होते हैं किसका, प्रस्तावना का, कौन कौन सा, शक्ति का स्रोत, दूसरा प्रकृति, तीसरा उद्देश्य, और चौथा क्या, अपनाया गया, कि कब हमने इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उद्देश्य पढ़ने वाले हैं। अब बताओ कि अगर हम बोले कि भारत का संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान क्यों बनाया गया है, क्या पर्पस है, रखा जाएगा, लोगों को स्वतंत्रता मिल सके, लोगों को अच्छे से क्या मिल सके, न्याय मिल सके। सबसे पहले हम लोग को भारत में जो भारत का संविधान है उसका उद्देश्य यह है कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो न्याय कितने टाइप का मिलना चाहिए, तो सबसे पहले भारत के प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। कौन से, एक दिया गया है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। ये भी याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सब प्रस्तावना में कितने प्रकार न्याय की बात की गई है, तो कितने पर न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि एक समाज में सारे लोग मिलजुल के रहे, ठीक है। समाज में सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। समाज में जितने भी लोग हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, सबके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई उच्च जाति का है तो उसके साथ अच्छे से व्यवहार हो, कोई नीच जाति के साथ जैसा नीच जाति का है तो उसके साथ व्यवहार बुरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा, मतलब जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब लड़का है लड़की है तो उसके बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल होता है, ठीक है। भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना, यहाँ से चले जाते हैं लोग मुंबई तमिलनाडु कमाने के लिए, तो लोग वहाँ पे कहते हैं कि तुमको बिहारी, तुम तो बिहारी हो, यहाँ तुमको मराठी आती है नहीं आती है, तो उसके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। तो ये सब चीज़ें
नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय ये होता है। फिर उसके बाद छुआछूत, मान लो करीब घर मतलब छोटे कास्ट के लोग हैं उनके साथ क्या हो, छुआछूत ये नहीं होनी चाहिए। ऊंच नीच जैसी बुराइयों को खात्मा करना होना चाहिए। सभी को सम्मान और अवसर देना चाहिए। सभी को क्या मिलना चाहिए, सम्मान और समान अवसर मिलना चाहिए, मतलब बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को कम सम्मान दे रहा है दूसरे को ज़्यादा सम्मान दे रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उदाहरण जैसे दलित हो गए, महिला हो गए, पिछड़े वर्ग को समान अधिकार मिलना चाहिए। सबको क्या मिलना चाहिए, अधिकार समान मिलना चाहिए। ये हो गया किसका हो गया भाई, यही सामाजिक न्याय की बात हमने कर लिया। दूसरी बात देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आप लोग को आर्थिक बात। आर्थिक का जहाँ का भाई मतलब आता है तो आर्थिक का मतलब होता है पैसा, ठीक है। नहीं बोलता है लोग कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब बा, इनका आर्थिक स्थिति एकदम डगमगाइए गई बा। तो आर्थिक का मतलब ही क्या होता है, पैसा। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ पूरा पृथ्वी है तो पूरा पृथ्वी ही पैसा है, पैसा है तो सब है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक न्याय की बात हो रही है। देश की संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण हो, कोई बहुत अमीर और कोई बहुत गरीब न हो। मतलब देश में जो भी संपत्ति है ना उसका वितरण जो होना चाहिए सबके लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये खदान है सोने का तो एक को पूरा उठा कर दे दो और दूसरे को मिलवे नहीं करे, ठीक है। तो सबको क्या होना चाहिए, समान मिलना चाहिए। कोई ज़्यादा देश में गरीब ना हो जाए, कोई ज़्यादा देश में गरीब नहीं हो जाए। भले कहने के लिए ये है, लेकिन बात तो वही होगी कि किसी के पास देखोगे तो चला यहाँ पे कितना है, बहुत सारा पैसा है, और किसी को खाने के लिए क्या है, वांदे है। तो कहने के लिए वो सब पेपर वर्क होता है, ठीक है। सभी को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। सबको क्या मिलना चाहिए, रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। भाई जॉब मिलनी चाहिए, रोजगार, लेकिन यहाँ पे लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। मजदूरों को उचित वेतन मिलने चाहिए। मजदूर जो है उनको क्या मिलना चाहिए, उचित वेतन मिलना चाहिए। गरीबी और बेरोजगारी को कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया कि न्यूनतम मजदूरी मिले। जब मनरेगा आया जिसके तहत न्यूनतम लोगों को क्या मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कहाँ है, सरकारी योजना आता है जैसे मनरेगा की बात ही हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है आर्थिक न्याय में। उसके बाद आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होना चाहिए, सबको भाई नागरिक, सारे के सारे नागरिक को क्या है, उनको राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। इलेक्शन लड़ सकते हो और सबको वोट देने का क्या है, अधिकार है। ऐसा नहीं एक को है दूसरे को नहीं है, सबका लिए वोट देने का अधिकार होना ही चाहिए। चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे आप लोग को भारत में 18 वर्ष के जो हो जाता है उसको वोट देने का अधिकार है कि नहीं है, तो वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ लिया भाई, न्याय। भाई उद्देश्य क्या है भाई, संविधान का उद्देश्य क्या है, तो भाई न्याय मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, संविधान इसलिए बनाया गया है कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। और स्वतंत्रता किस किस चीज का मिलना चाहिए, तो स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर उसके बाद देख सकते हो तो धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें देख लो यहाँ पे क्या क्या है, विचार की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना। विचार का मतलब होता है सोचने की आज़ादी। आप किसके बारे में क्या सोचते हो ये आपकी आज़ादी है, ये जरूरी नहीं है हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है ये कोई बंधक नहीं है कि मेरे बारे में आप अच्छा ही सोचो। जो सोचना है वो सोचने की क्या मिलती है, आपको आज़ादी मिलती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि किसी के ऊपर बोलने की क्या है, आज़ादी है। किसी के ऊपर लिखने की आज़ादी है, किसी के ऊपर फिल्म बनाने की आज़ादी है। मतलब ये अभिव्यक्ति बोलता है कि किसी के ऊपर आपका क्या सोच है, क्या लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो। देखते नहीं हो कभी कभी क्या होता है, फिल्म वगैरह बनता है, किसी के ऊपर फिल्म बनता है लेकिन फिर भी हंगामा हो जाता है। तो बोलने की तो आज़ादी दिया गया है। अब ये कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन विरोधाभास इसको बोलते हैं संविधान में। यहाँ तो बोल देता है कि भाई आपको बोलने की आज़ादी है, आर्टिकल 19 में बोलने की आज़ादी हो जाती है। और आगे जाओगे तो आर्टिकल 21 में मिल जाएगा कि आपको किसी को ऐसा चीज़ नहीं बोलना है कि किसी को ठेस पहुंचे। तो बोलने की आज़ादी क्या दिया, हम तुमको बोल दिए तुमको जो बोलना है बोल। अब बोलना शुरू किया, गाली दे दिए, 4-5 हम लेकर डंटा पड़ गए, तो फिर काहे का आज़ादी, ये विरोधाभास है कि नहीं है। तो संविधान बहुत जगह कंट्राडिक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे बोलने की आज़ादी है। फिर विश्वास मानने की आज़ादी है आपको, जिसको मानना है, जिससे मानना है मानो। फिर धर्म की आज़ादी है। तो यही सब चीज़ें आपको टोटल यहाँ पे आज़ादी प्रकार के मिलेंगे। न्याय कितने प्रकार का था, 3 तरह का, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। और यहाँ पे देखिए आजादी, विचार की स्वतंत्रता, आपको विचार की स्वतंत्रता है। क्या क्या चीज का विचार की स्वतंत्रता है, देख लीजिए यहाँ पे। मतलब हर व्यक्ति अपने मन में जो चाहे वो सोच सकता है। ये थोड़ी ना है भाई अब कोई के जाके केस करे कि नहीं हमारा बारे में गलत सोचता रहा,
अरे सोचा था ना, सोचे तो सोचने की आज़ादी है कि नहीं है? क्या नहीं हुआ? ठीक है, किसी भी विषय पर अपनी राय बना सकता है, मतलब अपना राय बना सकता है, सोचने पर कोई रोक टोक नहीं है भाई। किसी के सोचने पर रोक टोक कैसे हो सकता है? उदाहरण, आप किसी नीति को सही या गलत मान सकते हैं, मतलब नीति को सही गलत मान सकते हैं, मतलब कोई योजना सरकार ला रहा है तो उसको आप गलत या सही मान सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम है। उसको अच्छा मानना है तो अच्छा मानो, बुरा मानना है तो बुरा मानो। जैसे हम ही कुछ काम कर रहा है तो आपको मन करे तो अच्छा मानो, मन करे तो बुरा मानो, बट चार लोग तो अच्छा बुरा तो बोलबे करेंगे। ये जनता के पास क्या है? जनता के पास और कुछ नहीं, तो भाई बोलने का तो अधिकार है ना भाई, बोलबे करेगा। तो समझ गए? तो आपके पास क्या, किसका अधिकार है भाई? विचार, यानी विचार की स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति के स्वतंत्र का मतलब होता है आप अपने विचार दूसरों के समान खुलकर रख सकते हैं। आप अपना विचार जो है ना दूसरे के समान क्या कर सकते हैं? सामने खुलकर रख सकते हैं। कभी कभी देखते हो राहुल द्रविड़ मोदी जी को गाली देते हैं, चौकीदार चोर है, वोट चोर है, तो बोलते हैं, तो बोल सकते हैं भाई, बोलने की आज़ादी है, भारत में बोलने की आज़ादी है। वही चाइना में बोलेगा तो उठा के क्या करेगा सरकार? डाल देगा, चल देगा। चलो भाई, ठीक है। तो बोलकर, लिखकर, बोलकर, लिखकर सोशल मीडिया से अपनी बात कह सकते हो। देखते नहीं हो आजकल ज्ञानी बाबा लोग सोशल मीडिया पर एकदम छाए रहते हैं, कुछ भी आएगा उठा के फेसबुक पर डाल देंगे कि ऐसा होना चाहिए। तो वो बोलने की, लिखने की आज़ादी है। सरकार की आलोचना कर सकते हो, कानून के दायरे में रह के कर सकते हो। सरकार की आलोचना कर सकते हो लेकिन कानून के दायरे में कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण, भाषा देने की आज़ादी है, लेख लिखने की आज़ादी है, ठीक है। तो ये हो जाता है। विश्वास की भी आपको आज़ादी मिलती है भाई। भारत संविधान ऐसा करता है कि आपको विश्वास की भी आज़ादी देता है, ठीक है। स्वतंत्रता हो गया, मतलब आप किसी भी चीज़ या विचारधारा पर विश्वास कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ है तो आप जिसमें चाहे उसमें क्या कर सकते हो? विश्वास कर सकते हो। जिसकी जो विचार है उस पर विश्वास कर सकते हो। बहुत लोग हैं जो कि गोडसे पे भी विचार पे विश्वास करते हैं, बहुत लोग जो गांधी पे भी विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ लोग हैं दोनों को विश्वास करते हैं। तो पढ़े लिखे जो समझदार लोग होते हैं ना, तो दोनों पे विश्वास करते हैं, मतलब बैलेंसिंग रहना चाहिए। कोई ज़्यादा करिए, फोन कर। अच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों को। फिर उसके बाद किसी धर्म, विचार, सिद्धांत को मानने या न मानने का मतलब, को जो चाहे, जो धर्म को मानो, जो विचार को मानो, जो सिद्धांत को मानो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि मैं कहूँगा तो वो आपको अच्छा लगेगा तो उसको आप मानोगे, दूसरा कोई कहेगा तो नहीं मानोगे। कोई आकर, हर एक अलग अलग विचार होता है कि नहीं विचार होता है। कोई अगर देखोगे तो कोई आकर बोलता है आज की ज़िंदगी में एक काम को पहले से बोला जाता है, पर एक ही चीज़ को, एक आएगा तो बोलेगा कि इंसान को जिंदगी में एक ही काम करना चाहिए, दूसरा आएगा तो मोटिवेट करेगा कि जिंदगी में एक ही काम करोगे तो कुछ नहीं करोगे, 4-5 काम करो, कौनों ते को हो जाएगा। तो सब ज्ञानी बाबा लोग हैं, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए इंसान को अपनी परिस्थिति देखकर चलनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो वो देखो। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, वो सब फालतू की बकवास होता है, ठीक है ना। बोलते हैं लोग, तो सब लोग अलग अलग आते हैं कि नहीं आते हो? बोलो प्रदीप। कोई आएगा तो वही बतिया के ऐसे कहेगा, कोई आएगा तो ऐसे कहेगा। भाई केकरा माने, सब तो सही है, ठीक है। तो भाई आपको जैसा लग रहा है वैसे करिए। तो भैया, तो उदाहरण, कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करे या ना करे, आपको करना है तो ईश्वर में विश्वास करो। बहुत लोग करता है, बहुत लोग नहीं करता है, ठीक है। ईश्वर में भरोसा करो, बहुत लोग कहते हैं ना ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ऐसा भी है, जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। तो वो चीज़ें होती है, ध्यान रखना है वाली बात। फिर उसके बाद देख सकते हो धर्म की स्वतंत्रता। अब आपके पास क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म को मानना है वो मानो, जिस धर्म को मानना है नहीं मानो, वो आपके प्रॉब्लम है, वो जैसे भी है। मतलब आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, जिसको हिंदू है हिंदू, मुस्लिम है मुस्लिम, सिख ईसाई जो भी है, ठीक है। धर्म बदलने या न मानने की आज़ादी है। आपको चाहिए तो आप अपना क्या कर सकते हो? धर्म बदल सकते हो। मन करे तो आप हिंदू में मुस्लिम जा सकते हो, मुस्लिम हिंदू में आ सकता है, क्रिश्चियन ईसाई जो धर्म चाहे अपना सकते हो, लेकिन जोर जबरदस्ती के नहीं बनवा सकते हो किसी का, ठीक है। उसका मन है तो भाई बदल सकता है, क्या दिक्कत है? आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है। आप जिसको जो पालन करना है वो कर सकते हो, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म मान सकते हो। उपासना की स्वतंत्रता ये होती है कि जिस धर्म में आप हो ना, उस धर्म को आप जैसे करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। पूजा ही होता है ना, तो लोग 17 तरीके से पूजा करते हैं। कोई जाएगा तो पहले जल चढ़ाएगा, तो कोई कहेगा पहले फूल चढ़ाएगा, होता है कि नहीं पूनम? तो वो उपासना करने की आज़ादी है। कोई कैसे भी होता है,
कोई एक सप्ताह फास्टिंग करके रहता है, कोई कहता है कि ना हम ऐसे ही ठीक बनी, ठीक है। कोई चिकन मटन खाना नहीं खाता है भाई, कोई चिकन मटन खा के भी कहता है कि हम उपासना करेंगे, सब अपनी आज़ादी है, ठीक है, अपने मन से है। लेकिन अब जाओगे तो धर्म के हिसाब के, ग्रंथ के हिसाब से जाओगे तो सबका एक मिल जाएगा। अब हिंदू धर्म में जो लिखा रहेगा उसको हिसाब से करोगे, लेकिन सरकार तो भाई सबको अपना आज़ादी देता है, जिसको जैसा करना। जैसे मतलब आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग में पूजा पाठ होता है कि सबसे पहला किसकी पूजा होती है भाई? गणेश जी की पूजा होती है, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक सवाल है कि गणेश जी की सब जगह गणेश जी की पूजा होती है, तो ये बताइए जब भगवान शंकर की जब शादी हुआ था तो सबसे पहले किसकी पूजा हुई थी? ठीक है, ढूंढ के आइएगा, अपने जो भी पंडित जी वगैरह होंगे उन लोगों से पूछ के आइएगा, ठीक है, कि जब भगवान शंकर भगवान का जब शादी हुआ था तो उसमें किसकी सबसे पहले पूजा हुई थी? उस टाइम में तो भाई ये गणेश जी तो थे ही नहीं, आप सोचिएगा, ठीक है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी पूजा कर सकते हैं, जिसको जहाँ पूजा करना कर सकता है। मंदिर में करो, मस्जिद में करो, अगर मान लो हिंदू तो मस्जिद में करेगा, मंदिर में करेगा, मुस्लिम है तो मस्जिद में करेगा, जिसको मन करता है तो घर में पूछता है, नहीं बोलता है मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वो है। अपने तरीके से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। उदाहरण मंदिर में पूजा करना, नमाज पढ़ना, ये सब चीज़ें है, ये सब आपको उपासना करने की आज़ादी मिलती है, ठीक है। तो ये सब देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में याद कर सकते। विचार मतलब सोचने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति बोलने लिखने की आज़ादी है, विश्वास मानने की आज़ादी है, धर्म चुनने की आज़ादी है, और उपासना पूजा करने की आज़ादी है। जैसे करना वैसे आप लोग कर सकते हो भैया जी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वालिटी पे, समानता। संविधान जो हमारा है सबको समान अधिकार देता है कि नहीं? समानता की बात करता है कि नहीं बात करता? तो समानता किस किस केस में आता है आप लोग, ठीक है, मतलब समाज में बराबरी स्थापित करना, लोगों में क्या करना? स्थापित बराबरी करना। सभी को समान क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। सारी चीज के लिए उनको अधिकार मिलना चाहिए समान, ऐसा नहीं है किसी को कम किसी को ज्यादा। किसी के साथ भेदभाव न हो, जाति के जाति पर, धर्म पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, समान अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए का मतलब समझते हो? यहाँ पे तो फिर सोचोगे तो भाई साहब रिजर्वेशन काहे का आ गया? बहुत सारे देखोगे तो संविधान में तुमको कंट्राक्ट विरोधाभास मिल जाएगा। समान अवसर की तो बात हो रहा है, तो लेकिन फिर रिजर्वेशन काहे का? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वो सब हम बाद में हमने डिफरेंट सब बताएंगे हम आप लोग। सरल भाषा में सबको बराबर मानना है। फिर उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, गरिमा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंसान की इज्जत और सम्मान बना रहे, कम से कम उसको जीने के लिए, खाने के लिए, कम से कम जो भी है अपने सम्मानित एक जिंदगी क्या करे, गुजारा मिल सकते, ठीक है। मतलब हर इंसान की इज्जत और सम्मान बना रहे, किसी का अपमान नहीं हो। जो गरीब है तो ऐसे ही अपमानित है बेचारा, है कि नहीं है? नहीं है वो, ठीक है। तो वही बता कहाँ से आ गया भाई इसमें गरिमा कहाँ से आ गई? हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है, मानव अधिकारों की रक्षा करना है, ठीक है। उदाहरण किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए। होता है वो? कहाँ होता है? कभी देखे हो कि छोटा जो गरीब आदमी उसको भाई पुरस्कार दिया जाए? कोई सम्मान करता है? कोई बुलाता भी है? सब। हाँ, अब उसके बाद आता है हम लोग का, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? उद्देश्य पढ़ रहे हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहले पढ़े थे हम लोग, कल पढ़े थे बनावट प्रकृति क्या है। पहला पढ़े थे हम लोगों को संविधान को जो पावर मिलता है, शक्ति का स्रोत क्या है। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये भी उद्देश्य है भाई। क्या है उद्देश्य? कि भारत में, इस राष्ट्र में क्या बना रहे? एकता और अखंडता बनी रहे, लोगों के बीच में भाईचारा रहे, ठीक है। मतलब देश हमेशा एकजुट और मजबूत बना रहे, देश के लोग आपस में जुड़े रहे। अलग अलग धर्म, भाषा, क्षेत्र होने के बावजूद भी भारत के भारत देश में लोग एक दूसरे के साथ बंधुत्व के साथ रहते हैं। देश का विभाजन या टूटना न हो। उदाहरण अनेकता में भी क्या है हमारे भारत में? एकता है, ठीक है। बंधुत्व बढ़ाने के लिए भी इसका काम किया जाता है कि सभी नागरिकों के बीच में क्या बना रहे? भाईचारा बना रहे। आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ाना है, यो सहयोग बढ़ाना है। मुझे तो नहीं दिखता है भाई। हाँ, एक चीज है, टांग खिंचाई ज्यादा है, ठीक है। क्या हो, क्या बोल रहा है? आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ाना, सही में
बहुत तो हमको नहीं दिखता है, थोड़ा आजकल आजकल थोड़ा कम ही दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है, युग दे, एक दूसरे की मदद करना, समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखना। ठीक है, उदाहरण सभी धर्मों और वर्गों के लोग मिलजुल कर रहे। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो, आसान ट्रिक में देख सकते हो, समता मतलब बराबरी, गरिमा सम्मान, एकता अखंडता, देश की मजबूती, बंधुत्व भाईचारा। तो ये कहानी खत्म होती है आज के, भाई क्या खत्म हो गई, उद्देश्य समझ में आ गया कि नहीं, उद्देश्य आज क्लियर हो गया। तो कुछ चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो बढ़िया से ध्यान रख लेना, ये सब चीजें थी। ठीक है, अभी तक तो जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया। 2-3 पॉइंट सबसे पहले ध्यान रखो एकदम बढ़िया से, कि एक संविधान संशोधन हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा संविधान बोला जाता है। क्यों छोटा संविधान बोला जाता है, कि उसमें बहुत सारे क्या हुआ था, बदला हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको छोटा संविधान बोला जाता है, और ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट अब यहाँ से हम लोग को क्लियर करना है, और ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली क्वेश्चन आप लोग को बाद में ध्यान रखना है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, हिस्सा है कि नहीं है तो ये है। तो लेकिन एक बार में ये नहीं हुआ था, इसमें बहुत सारे केसेस हुए थे। ठीक है, एक हुआ था केस 1960 में, केस हुआ था 1960 में बेरूबारी यूनियन केस हुआ था। बेरूबारी यूनियन एक जगह है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो 1960 में एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उस जगह को मतलब यूनियन को बांग्लादेश को दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत का जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रस्तावना है ना, वो संविधान का हिस्सा नहीं है। समझ में आया, संविधान का हिस्सा नहीं है। उसमें बोला गया था कि प्रस्तावना जो क्या है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, दूसरा बात। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे तो एक आया था केस हुआ था आईसी गोलखनाथ केस। आईसी गोलखनाथ केस हुआ था वर्सेस गोलखनाथ केस वर्सेस हुआ था पंजाब, वर्सेस किसके बीच में, पंजाब सरकार के बीच में। ठीक है, पंजाब सरकार के बीच में हुआ था। ये आईसी गोलखनाथ केस क्या है, तो ये समझ लीजिए। पंजाब में एक गोलखनाथ थे, उनके पास 500 एकड़ क्या थी, जमीन थी। तो 500 एकड़ जमीन थी, तो उन्होंने, सरकार ने बोला, पंजाब सरकार ने, भाई आप 500 एकड़ जमीन में से क्या करो, 30 एकड़ जमीन अपने पास रख लो, और 470 एकड़ जमीन क्या करो, हमें दे दो। ठीक है, क्या करने के लिए, सामाजिक मतलब समाजवादी बताया था ना, बराबरी करने के लिए हम वो जमीन क्या करेंगे, गरीबों में बांटेंगे। तब इन्होंने क्या कर दिया, ये 1950 में हुआ था, 1953 में लेकिन फैसला आया यहाँ पे। तो ये जाके केस कर दिए भाई कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भाई ये सब क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। ये उस टाइम में क्या होता था, जो हम लोग का मौलिक अधिकार था, क्या जो हमका प्रॉपर्टी जो क्या होता था, मौलिक अधिकार में आता था। आर्टिकल कौन से में, 31 में आता था मौलिक अधिकार में। लेकिन उसको 44वां संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार में से हटाकर क्या कर दिया जाएगा, वो लीगल राइट कर दिया जाएगा, कानूनी अधिकार कर दिया जाएगा, मतलब मौलिक अधिकार नहीं। तो उस टाइम क्या होता था, मौलिक अधिकार था। इन्होंने बोला कि ये संपत्ति हमारा है, हमारा इस पर मौलिक अधिकार है, तो इसको सरकार कैसे ले सकती है। एक बात थोड़ा सा और भी ध्यान रखना, 1967 से लेकर 1975 के बीच का जो दौर रहा ना, ये विधायिका और न्यायपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच के टसन का दिन था। क्या था, टसन का दौर था। न्यायिका और विधायिका के बीच में क्या चलता था, हमेशा टसन चलता था। क्यों, क्योंकि क्या करता था, विधायिका नहीं बिल लाया था ना कि भाई जमीन हमको दे दो, तो ये मामला जाएगा कहाँ पे, न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका उसको डांटेगा, कहेगा है ये सब नहीं चलेगा, तुम कुछ भी कर देता है। तो ये कानून लाते थे विधायिका, और न्यायिका क्या करता था, उसको गलत खारिज करता था। तो ये हमेशा वो क्या चलता था, दौर चलता था। यही दौर तो चल रहा था। 1975 में क्या हुआ था कि इमरजेंसी लागू हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही दौर था। 1975 के बीच में टसन का दौर चलता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम आप लोग समझते हो कि क्या है, क्या काम है मुन्ना, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कहाँ रहते हो, कल इतने सब कुछ पढ़ाओ फिर भी आप लोग, तो ये कानून बनाता था और ये न्यायपालिका उसकी देखरेख करता था। ठीक है, तो तुम्हारा सही है। ठीक है, तो 1965-75 तक क्या था, ये
टसन का दौर था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर एक केस आता है, तो फिर 1971 में मतलब इसका फैसला हुआ। 1971 में कौन सा संविधान संशोधन था? 24वां। समझ में आ रहा है ना बात को? फिर उसके बाद आता है एक 1973 का दौर आता है। ठीक है, 1973 में एक केस होता है केशवानंद भारती केस। किसका? केशवानंद भारती का केस। ठीक है, ये केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। केरला स्टेट, ध्यान रखिएगा, केरला स्टेट। इसमें क्या हो जाता था कि केशवानंद भारती जो थे ना, एक मठ के मतलब क्या थे? पुजारी थे, मठ महंत थे। तो उस के मठ में बहुत सारा क्या था? जमीन था। उस जमीन पे भी नजर पड़ गई किसकी? सरकार की। अब सरकार को पड़ गई तो विधायिका की, तो विधायिका का ना पड़ेगा, तो सरकार की पड़ी। सरकार कौन? विधायिका ही होता है। ठीक है, तो विधायिका की नजर पड़ी। अब विधायिका कानून बनाया, बोला कि भाई जमीनवा क्या करो, हमको दे दो। फिर से ये पहुंच गए कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फिर उसके बाद ये क्या करे, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से डांट फटकार लगाया। तो उस टाइम क्या होता था कि ये लोग अब क्या करने लगे? अब बोलने लगे कि भाई जो फंडामेंटल राइट है ना, मौलिक अधिकार है ना, उसमें भी हम क्या करेंगे? बदलाव कर देंगे। तो अब तो दिमाग खराब हो गया न्यायपालिका को कि भाई फंडामेंटल राइट में क्या करेगा? ये सब बदलाव कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? कल के भोग क्या करेगा? कहेगा कि आज के बाद शाम के 6 बजे के बाद क्या करना है? आप लोग को घर में से नहीं निकलना है। तब क्या हो जाएगा? विधायिका कुछ भी कर सकता है ना, हो कल के फंडामेंटल मौलिक अधिकार कर सकता है। कल का बोल देगा कि आज के बाद कोई भी एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता है, दूसरे जगह घर बना नहीं सकता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? अब दिमाग खराब हो गया न्यायपालिका को। तो एक डॉक्टर ऑफ लॉ से मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे सिद्धांत का मूल संरचना। अब ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये फंडामेंटल राइट है। तो अब जब होता था ना, अब ये लाता था लो, अब क्या करता था लो? फंडामेंटल राइट चेंज कर देता था लो विधायिका। उस टाइम कांग्रेस की सरकार चलती थी। तो अब दिमाग खराब हुआ इसका, किसका? न्यायपालिका का। बोला कि अब कुछ ऐसे इनके ऊपर लिमिटेशन लगाने पड़ेंगे कि आप चेंज तो कर सकते हो। अभी संविधान संशोधन का पावर है, संविधान में संशोधन होता है कि नहीं होता है? 104 को से ज्यादा अभी संविधान संशोधन हो गया है। संविधान संशोधन का कौन सा अनुच्छेद है भाई? 368। याद रखना, एक 368 हमारा धारा है, क्या बोलते हैं, अनुच्छेद है, जिसके तहत संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। और ये संविधान संशोधन का जो चीज है हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। क्या है? कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। ये पॉइंट एकदम रिलेवेंट है, हमेशा पूछे जाता है। तो 368 के तहत क्या कर सकते थे? लो विधायिका लो चेंज कर देते थे लो, फिर न्यायपालिका में जाता था। फिर सोच ले कि कल को होके आवे मोदी जी बोले कि भाइयों बहनों आज के बाद इलेक्शन खत्म, हम जब तक जिएंगे तब हम ही तक रहेंगे, तो चलेगा हो? तो अब सोचा कि न्यायपालिका कुछ न कुछ इनका व्यवस्था करना पड़ेगा। तो अब लेके आया न्यायपालिका ने बताया सिद्धांत के मूल संरचना। मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ भी आप संशोधन करो, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। किसमें नहीं कर सकते हो? संविधान की सर्वोच्चता हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कल आएगा कोई भी, मोदी जी आएंगे कहेंगे भाइयों बहनों आज के बाद हमारा देश संविधान से नहीं, हमारा देश आज के बाद गीता से चलेगा। चलेगा हो? राहुल गांधी जी आएंगे बोलेंगे आज के बाद हमारा संविधान से नहीं, हम लोग को बाइबल से चलेगा। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो कभी भी सर्वोच्चता किसकी बनी रहेगी? किसकी बनी रहेगी? संविधान की। संविधान सर्वोच्चता रहेगा, कोई सर्वोच्चता नहीं रहेगा। कोई आके बोलेगा कल से हमारा देश शरीयत से चलेगा, तो नहीं चलेगा भाई, साइड हटो। इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो। दूसरा बात, भारत का गणतंत्र लोकतांत्रिक देश है। भारत एक ऐसा देश है, लोकतंत्र देश है। कल होके ऐसा मत आके कौन सरकार बोल देवे कि आज से लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र चालू, जब तक हम जिएंगे तब तक रहेंगे। इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो। शक्ति का विभाजन, अब शक्ति का विभाजन क्या है भाई? सरकार, न्यायपालिका ने बोला कि शक्ति का विभाजन हमेशा रहेगा। जैसे आप लोग का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका बोला था ना, तो सबके शक्ति का क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए। वो अलग पावर है उसके पास, वो अलग रहे, वो अलग रहे। और तीनों जब एक में मिलकर काम करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र खत्म। विधायिका को जो कानून मन करेगा लाएगा, कार्यपालिका लागू कर देगा, न्यायपालिका मान लेगा, तो वहां पर लोकतंत्र रहेगा। तो लोकतंत्र का सबसे पहला यही है कि क्या करना? पावर को बंटवारा करना, शक्ति का क्या करना? विभाजन करना। तो भाई शक्ति का विभाजन रहेगा। कल होके ये नहीं बोल सकते हो कि न्यायपालिका कार्यपालिका सब खत्म, सब एक को रहेगा, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा और न्यायपालिका हमेशा इससे क्या रहेगी? स्वतंत्र रहेगी, वो अलग रहेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार में आप कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते हो बबुआ।
मौलिक अधिकार कभी भी है, कभी भी रहेगा। मौलिक अधिकार आज आके मौलिक अधिकार है, कल आके किसी को बोलो कि ये तुम का है भाई मुस्लिम है, तुम हिंदू में बदल जाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो मौलिक अधिकार मिला है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। फिर संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, मतलब लिमिटेड पावर है बबुआ, समझ लेना, ज्यादा इधर उधर करना नहीं है। तो ये भाई सिद्धांत का मूल संरचना कब आया था? केशवानंद भारती जब आया था उस समय आया था। तो अभी तक सारा मिला जुला के कहानी हम इसका पढ़ रहे थे कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, तो अभी है। एक बोला था नहीं है, फिर बाद में मान लिया कि है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद प्रस्तावना न्यायोचित है कि नहीं है। प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है का मतलब क्या होता है? अब देखिए संविधान में देखिएगा तो तीन चीज आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको फंडामेंटल राइट मिल जाएगा, फिर एक मिलेगा आपको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, और एक होता है हम लोग का प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रीएम्बल है, ठीक है। ये चार चीजें हैं ना, और चार चीजों में जो परिवर्तनीय है मतलब न्यायोचित है वो क्या है हम लोग को? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। अब यहाँ पे देखो, ये समझो, यहाँ पे अभी बताओ प्रस्तावना न्यायोचित है कि नहीं का मतलब क्या है? देखो प्रस्तावना न्यायोचित है कि नहीं है। न्यायोचित का मतलब क्या होता है बाबू, ये पहले समझ लो। न्यायोचित का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रावधान जिसका अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, आपका जो चीजें आपको नहीं मिल रहा है उसके बेसिस पे आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मतलब केस कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आके वो चीजें दिला सकता है, वही चीजें क्या होती है? न्यायोचित है। तो देश में सिर्फ एक ही कोई चीज न्यायोचित है, वो है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वो न्यायोचित है। न्यायोचित क्या होता है? हाँ, क्या क्या न्यायोचित में क्या है? प्रस्तावना के तहत प्रस्तावना न्यायोचित है। सुनो सुनो, प्रस्तावना न्यायोचित है। अभी क्या बता, प्रस्तावना न्यायोचित है, वो क्या न्यायोचित है? मौलिक अधिकार। सिर्फ क्या है? फंडामेंटल राइट ही न्यायोचित है। मौलिक न्यायोचित का मतलब है जिसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जो चीजें आपको नहीं मिल रहा है, कोई आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। तो प्रस्तावना कैसे न्यायोचित होगा? प्रस्तावना में तो ये भी तो लिखा है कि सब लोगों को समान आर्थिक मिलना चाहिए। अब हम जाके केस कर दे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं, अंबानी के पास इतना भाई रॉकेटें रखा है, केस कर दे, मिल जाएगा? मिलेगा? वो तो वो न्यायोचित नहीं है, ठीक है। तो न्यायोचित में क्या है हम लोग का? सिर्फ फंडामेंटल राइट, बाकी न्यायोचित नहीं है। तो प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना, हाँ हाँ, उन्नीस जो जमीन था ना, वो सरकार कभी भी ले सकती है। वो पहले भी था, अभी भी था, अभी भी है। तो उसको लीगल राइट में कर दिया, मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया गया? उसको लीगल कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है। और उससे किसी को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जाके आपको ले लेगा। कोई आपके पास जमीन है ना तो वो ले लो। हाँ, अगर कोई देश के डेवलपमेंट के लिए काम होता है तो उसका उतना मुआवजा दे के आपको लेगा, उतना मुआवजा आपको देगा। ऐसा नहीं है कि आपका घर है तो जाकर कहेगा चलो हटो, नहीं। रोड बन रहा है, उसके बीच में आपका आ गया तो वहां पे आपको ले, हाँ, चार गुण, मतलब वही बात है। तो वो देगा, दे के लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो उतनी सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। क्लियर है? फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये प्रस्तावना न्यायोचित हो गया। अब उसके बाद आता है प्रस्तावना संशोधन योग्य है कि नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना जब वो संविधान का हिस्सा है तो संशोधन हो सकता है। तो संशोधन योग्य है, तो इसलिए सब प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ था, और इसमें 3 गो शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 गो शब्द। कौन कौन सा? एक जोड़ा गया था समाजवादी। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी। दूसरा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा जोड़ा गया था क्या आप लोग का? अखंडता। तनिक बतिया को चल जलन होने के, दिमाग मत खराब कर लोगी।
क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीन जो शब्द है ना, ये जोड़े गए थे। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये ध्यान रखिए। इसलिए प्रस्तावना भाई संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संशोधन योग्य है, प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है। ठीक है, याद रखोगे।